सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। महेश की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर होता ही था। महेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर महेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। महेश बहुत ही साफ दिल इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। महेश के पिता मनमोहन राव लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात से उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफर उन्होंने अकेले ही तय किया था। महेश को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फायदा उसने कभी नहीं उठाया था। महेश की माँ रमा ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और जरूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह अपने घर के नौकरों से भी बहुत तमीज और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फोन आने पर महेश तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता कर महेश को बहुत सुकून मिलता था। 11 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। महेश के पिता मनमोहन राव का जन्मदिन था और साथ में ही उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। महेश की मां ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। महेश देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी महेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर महेश को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं थी। वह बहुत थोड़े से ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। महेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। मनमोहन राव और उनकी पत्नी रमा मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। महेश भी तैयार होकर आ गया। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। महेश की मां बहुत जोर देकर बोलने पर महेश ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का निमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। महेश के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी रमा को खिलाया और फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे, तो महेश ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। मनमोहन राव ने बेटे को सीने से लगा लिया। महेश की मां यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर ऐसे होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां महेश ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। महेश के पिता ने उसको आवाज देकर बुलाया, महेश इधर आओ, विजय अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। विजय अंकल मनमोहन राव के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी लखनऊ में अच्छा खासा कारोबार फैला था। महेश ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए
तो वह बोलने लगे, यार मनमोहन, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई करने के जमाने में पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। महेश चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विजय अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी? अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके? अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी तुम्हें सैलरी मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर महेश ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। महेश बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नजरिया जरा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है, इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज्यादा पैसे की ना मुझे जरूरत है और ना कोई चाह। बोलते बोलते महेश की आवाज ने जोर पकड़ लिया था। मनमोहन राव को महेश का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ महेश, यह कोई तरीका है बात करने का? अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफी मांगनी होगी। महेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफी किस बात की पिताजी? मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो? मनमोहन राव बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता महेश, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। महेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है, पिताजी की कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी, छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफर भी तो छोटे सफर से ही तय होती है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी, फिर आप क्यों ऐसे समझते हैं? मनमोहन राव का सब्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने लगी थी। उन्होंने महेश से कहा, तुम या तो विजय अंकल से माफी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। महेश की माँ रमा, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे पति से बोली, यह क्या बोल रहे हो आप? इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या? मनमोहन राव को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने रमा को बोलकर चुप करा दिया था। महेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आप के साथ सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा मुनाफा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार करना चाहते? ऐसा बोलकर महेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। रमा पति से गुहार लगाती रही, मगर मनमोहन राव ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में वापस आओगे ठोकर खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। इस घटना को पूरे 5 साल बीत चुके थे, पर न महेश वापस आया था और न ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में रमा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। मनमोहन राव को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था।
उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में महेश को याद करके कई बार वो रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। रमा और कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने मनमोहन राव खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर रमा को एक बात बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। रमा अपने मन में सोचती कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। रमा दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। रमा एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो, किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम, नौकर बोला। रमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे फोन की तरफ लपकी और नौकरों के हाथ से फोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो महेश बेटा, कैसे हो बेटे? 5 साल लगा दी अपनी माँ को याद करने में। घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? महेश बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना। पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो रही है माँ। पिताजी से बात कराओ ना। महेश ने आग्रह किया तो रमा बोली, वे ऑफिस में है बेटा, तू सब कुछ छोड़, पहले बता वापस कब आ रहा है, कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। महेश हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ। लंदन में? आश्चर्य से बोली रमा, बेटा वहाँ क्यों चला गया? तो ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं हो ना? अक्सर जब औलादें अपने माता पिता से दूर हो जाती हैं किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में न पड़ जाएं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? रमा के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही चिंताएं थीं। महेश सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, महेश बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल लखनऊ में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते महेश का गला भर आया था। उधर रमा की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। महेश ने आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए लंदन की टिकट भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ माँ। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, रमा ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नजरों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसा कहकर रमा ने फोन रख दिया। आज रमा को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था।
5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से महेश के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। फोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थी। वे चाह रही थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आंखों से उसके पिता के चेहरे पर देखें। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। महेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। रमा अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही मनमोहन राव बोले, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? रमा बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतजार में वे भी न जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज है क्या अब तक मेरे ऊपर? रमा बोली, बिल्कुल नाराज नहीं है और बराबर आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा। बेटा लंदन में है सुनकर महेश के पिता सोफे से उठ खड़े हुए थे। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने वहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा रमा ने मनमोहन राव के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो ना रमा? रमा बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। मनमोहन राव ने रमा को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। रमा ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन का टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वहां हम दोनों के साथ शामिल होना है। मनमोहन राव के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफर क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। दोस्तों, अगर इस स्टोरी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।